ब्रजेश यादव जी, आप कांग्रेस के एक सिपाही हैं। लोकसभा का चुनाव का दौर चल रहा, समय चल रहा है। जनता के बीच में आप संपर्क कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? अब इस समय देश में केवल मुद्दे ही तो बचे हैं और तो कुछ 10 सालों में सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। महंगाई का आलम यह है कि अब दोनों वक्त का रोटी खा पाना जनता के लिए मुश्किल हो गया है। महिला सुरक्षा को पूरे देश ने देख लिया, मणिपुर के रूप में और भी तमाम जगह जो भी है। क्राइम अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और कोई भी सुनने वाला नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार थी अपने उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। ये बड़े गर्व की बात थी कि एक सरकार ऐसी है जो मजबूती से काम कर सकती है। लेकिन इस सरकार ने केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। गरीब जनता प्रतिदिन पिसती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कहे भी तो किससे कहे, उसका सुनने वाला कोई नहीं। हम लोग अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और भाजपा ने वो हालत कर दिया है समाज का कि हमारे मेहनत से ज़्यादा रिटर्न हमको मिल रहा है। जनता खुद जो है जुड़ रही है। जनता पहले से मन बना के बैठी है कि जो है इस बार बदलाव ला देना है। लेकिन अभी आप बात करते भाजपा की। भाजपा कह रही है कि हम 400 पार होंगे। अब कहने को 400 पार हो सकता है कि सिस्टम के दम पर आने की बात कर रहे हों। हम तो जनता के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो सिस्टम के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब जो है इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनके दम पर वो आना चाह रहे हैं। आपके सहयोगी दल जो है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम, और आपके सहयोगी दल ईवीएम को दोषी बना रहे हैं, जबकि ईवीएम भारत में देन जो है आप ही की है। क्या ईवीएम में ऐसा कुछ आप लोगों ने बनवाया था क्या? जीएसटी भी तो हाईजैक कर दिया गया। जीएसटी भी तो हमारी ही देन थी। जीएसटी का सबसे पहले चर्चा जो है कांग्रेस की सरकार ने किया। हाँ। लेकिन हम जो जीएसटी लाना चाह रहे थे वो समाज में शोषण करने के लिए नहीं आना था, वो समाज के भलाई के लिए आना था। और ये जो जीएसटी आया है, हमने कभी दूध पे, बच्चों के खाने पे, किताबों पे, कापी पे, दवाओं पे टैक्स की बात नहीं की थी। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आज दवाओं का हालत ये हो गया है कि गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये तो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है व्यवस्था दे दी है। हमारे कहने का मतलब है स्वास्थ्य और शिक्षा तो बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है ये। हम नौजवान, हम अच्छा जो है भविष्य तभी बना पाएंगे जब हम शिक्षा दे पाएंगे, स्वास्थ्य दे पाएंगे। हम वो दोनों नहीं दे पा रहे हैं। हमको महंगाई इस कदर बढ़ाने की भी क्या ज़रूरत थी कि हमको ये सब सुविधाएं देनी पड़े। टोटल फ्री के होनी चाहिए थी। विजय जी, आपने सुरक्षा की भी बात कहा जी, तो वहीं जो है अभी मोदी जी ने एनडीए गठबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि बुलडोजर के बारे में सीखना है तो योगी जी से ट्यूशन लें। बुलडोजर पद्धति तो सबसे खराब पद्धति है। ये कभी भी ये राजतंत्र का पर्याय है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अब महोदय की इच्छा है तो कर रहे हैं। नहीं, इच्छा से सारी चीज़ें चलती हैं या संविधान से? इच्छा से चल रही हैं। संविधान से चलती तो पूरे संविधान में आप बताइए कि इस जगह पे लिखा हुआ है कि अगर हम अपराध किए हैं तो मेरे घर बुलडोजर चल जाए। हम अपराध किए, हमको सज़ा दीजिए, उसके लिए पूरी न्याय व्यवस्था है। उसमें हमको भी अपनी बातें रखने का मौका मिलता है। आपने तो सामने वाले का सुन लिया और हमको अपराधी घोषित कर दिया, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो गई। कल को जब अगर ये होगा कि नहीं, ये अपराधी नहीं थे, इनके ऊपर झूठा आरोप था, कौन बनाएगा मेरे मकान को? हमारे बच्चे तो रोड पे आ गए। अब उनका भविष्य क्या होगा? हमारे बूढ़े माँ बाप का स्वास्थ्य का क्या होगा? आप युवा हैं, आपने रोजगार की भी बात किया है जी।
तो इनका कहना है कि मैंने रोज़गार दिया है, जो डेवलपमेंट देखिए, किए हैं। अब कहने को कुछ भी कहा जाए, समाज बड़े ख़राब परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारा नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जो कभी ये शब्द सुनने को नहीं मिलता था। आज सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं डॉक्टरों के पास हो रहा है जो डिप्रेशन के हैं। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम में एक सफाई का वैकेंसी निकला था। सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी, जिसमें 2000 रिक्त पदें थी। वो भर्ती संविदा के आधार पर होनी थी, जिनका वेतन जो है 9600 कुछ रुपया होता। उसके लिए 10,000 फॉर्म भर दिए गए नौजवानों द्वारा, जिसमें पीएचडी किए हुए, बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब आप खुद तय कर लीजिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं कि बीटेक किया हुआ बच्चा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हमको झाड़ू ही दे दो यार, हम सफाई करेंगे, हम नाला साफ़ करेंगे, हम रोड तुम्हारा साफ़ करेंगे, कम से कम मेरे बच्चे दोनों रोते हुए न मिले, दोनों वक्त हम उनको खाना दे पाएँ। इस हालत में हमारा समाज आके खड़ा हो गया है। और आप जो संविदा की बात कर रहे हैं, ये संविदा की पद्धति आप ही की सरकार जब केंद्र में थी वहाँ से शुरू हुआ है। संविदा की जो शुरुआत थी वो वैकल्पिक उन्होंने किया था कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो तत्काल उसको कर लिया जाए, बाद में उसको जो है भर्तियों के माध्यम से भर दिया जाता था उन पदों को। आज तो पूरा सिस्टम ही संविदा पे चल रहा है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, अगर वहाँ का स्ट्रेंथ 100 कर्मचारियों का है तो इस समय 60 कर्मचारी संविदा पे हैं। और जब कांग्रेस ने ये बात कही थी तो उस समय इक्का दुक्का संविदा पे रखे जाते थे, वो भी एक निश्चित समय में सरकारी तौर पे भर के जो है उनको सरकारी कर दिया जाता था उन वैकेंसियों को। आज वैकेंसी का हालत क्या है? एक तो नौकरी नहीं निकल रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्या सिस्टम बनाया है इन्होंने? भारत जोड़ो यात्रा में आपके नेताजी जो है कह रहे थे कि डरो नहीं भागो नहीं, और आज जो है वह अमेठी छोड़ रायबरेली चले गए। इस पे प्रधानमंत्री जी ने भी कमेंट किया कि भागो नहीं। अमेठी आज भी हमारा है, हम पूरे देश को अपना मानते हैं। आज सोनिया जी के स्वास्थ्य न होने से सिद्धांत उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली है। उस सीट पे राहुल जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी भी हमारा है, पूरा देश हमारा है। सोनिया जी का भाषण सुन लीजिए, नीतियों की बात करते हैं, नैतिकता की बात ये लोग करते हैं। सोनिया जी का जब स्वास्थ्य नहीं ठीक लगा तो उन्होंने राजनीति छोड़ दिया, और इनका जो है इनके नेता वेंटिलेटर पर रहकर भी राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए करना चाह रहे हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे है जी, इसकी वजह से वह जो है आज जो है 27-28 विभिन्न ऑक्सीजन वाली दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। अब विपक्ष के कहने पे हम क्या कहें, जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति बेवकूफ़ है, और जिनकी डिग्रियां नहीं मिल रही हैं खोजने पर वो विश्वगुरु हैं। अब इसका क्या, उसका कोई जवाब तो उसका है नहीं, मुंह नज़दीक है, किसी को कुछ भी कह दिया जा सकता है। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के होते ही जो स्टेटमेंट दिया, वैक्सीन लगवाते समय जो स्टेटमेंट दिया, देश की मद्दे पे जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सब उठाइए और 3-4 साल बाद सारे चीज़ों को सच जो है यथावत सत्य होकर आ गए। वो आदमी को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और बाकी जिसको विश्वगुरु समझ रहे हैं उसकी भी आप सोच देख लीजिए कि जो जो उन्होंने देश के लिए किया, देश को केवल और केवल गर्त में ले जाने के लिए वो फैसले साबित हुए। आज हालत ये है, नैतिकता तो इतनी जो है बची है केवल अब कि नीरव मोदी जैसा व्यक्ति आज बता रहा है कि किसको किसको हमने पैसा दिया था, कैसे हम देश से आए थे। विजय माल्या ने बताया किसको हमने पैसा दिया है। और नैतिकता ये है कि आज वो सारे लोग पदों पर बैठे हुए हैं और बड़े घमंड से कहते हैं कि नहीं, हम सरकार में है, मेरा क्या होगा। इसी संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है कि चाहे वो देश का प्रमुख व्यक्ति हो
या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, सबसे निचले तबके का व्यक्ति हो, दोनों के लिए न्याय व्यवस्था एक हो, इसी की लड़ाई हो रही है। ब्रिजेश जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका जो ये वार्ड है, इस वार्ड की जनता से आपके द्वारा क्या अपील की जा रही है? जनता से हमारी अपील है, पूरे समाज से वह अपील है कि भावनाओं में बहकर वोट न दें, जातिगत आधार पर वोट मत दें, धार्मिक आधार पर वोट मत दें। जिसने काम किया है, जिसके पास काम करने की सोच हो, उससे जुड़े। ये सवाल हमारी जाति का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, कि हमारे देश का है, और देश बचेगा तभी हम अपनी बात रख पाएंगे। अन्यथा जो है, जो पूर्व के में हम लोगों ने झेला है, मुग़लों के शासन में, अंग्रेज़ों के शासन में, हम फिर उसी दौर में वापसी कर जाएंगे, जो बहुत ख़राब होगा। हमारे सारे बलिदान जो है बेकार चले जाएंगे। जितने लोगों ने शहादत दिया है इस देश के लिए, आज उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, इसका चुनाव है। इसमें बहुत सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। विजय जी, अंतिम सवाल है। बीते दिनों जो है, अभी योगी जी ने महाराष्ट्र के पालघर में उन्होंने बोला कि तीसरी बार मोदी जी यदि पीएम बनते हैं तो अगले 6 महीने में पीओके भारत का होगा। चूँकि ये एक मुख्यमंत्री का बयान है, एक प्रधानमंत्री महोदय के लिए बयान है। मुख्यमंत्री भी सबके होते हैं, प्रधानमंत्री भी सबके होते हैं। अब इस पे हम क्या कमेंट करें, लेकिन अगर आने वाले 6 महीनों में होगा तो गुजरे हुए 6 महीनों में क्यों नहीं हो पाया मेरा? चाइना हमारे सैकड़ों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, हम उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? आज जो देश हमारे सामने आज खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, वो भी, उसके सवालों का जवाब भी हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका जवाब खोजने का समय है ये। अब बाकी वो कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी सोच हो, अब हम उसके बारे में क्या कहें। लेकिन 10 साल का समय भी पर्याप्त मिला था, पीओके भारत का होना चाहिए था। उन 10 सालों में ही पुलवामा के हमलावरों का पता चलना चाहिए था कि इतना RDX हमारे देश में कहाँ से घूम रहा था। उस पर मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उसकी, लेकिन अब नहीं हुआ। आने वाले 5 सालों में भी हो गया। हमें ये पता चल जा रहा है कि काला धन किस टेम्पो से जा रहा है, और हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि 300 किलो RDX हमारे जवानों के शहादत के लिए पहले से मंगाया गया है, और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं। फिर 5 साल चाहिए और लोगों को शहीद करने के लिए। ऑटो रिक्शा से जो है अडानी और अंबानी का चंदा जो है आप तक पहुंच रहा है, कहा जा रहा है। हमारा सवाल तो यही है कि उस ऑटो रिक्शे का भी पता चलना चाहिए था, जिसका जो है पता नहीं चल पा रहा है। उस ऑटो रिक्शे का जानकारी प्रधानमंत्री महोदय को हो जा रहा है, और उस RDX की जानकारी नहीं हो पाई। महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की जानकारी नहीं हो पाई। 700 से ऊपर किसानों के शहादत की जानकारी नहीं हो पाई। महिलाओं के मणिपुर में जो है निर्वस्त्र करने की जानकारी महोदय तक नहीं पहुंच पाई, और महोदय तक टेम्पो की जानकारी पहुंच जा रही है। अब इस पर जो है आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारा तंत्र किस तरह से फेल चल रहा है। आपने इन महिलाओं की चर्चा कर दिया, तो अभी हाल में केजरीवाल के ड्राइंग रूम में उन्हीं की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है, उस पर जब केजरीवाल से पूछा मीडिया ने, तो वह कोई उत्तर नहीं दे पाए, और अभी तक उस मामले में उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। उस दिन के तमाम फुटेज वायरल हो रहे हैं, एडिटेड। अब ये जांच का विषय है, एडिटेड है या सही है, ये एजेंसियां जांच कर रही हैं। और केजरीवाल जी ने भी कहा है कि जांच उपरांत अगर हम दोषी होंगे तो हम सज़ा काटेंगे। उन्होंने साफ इनकार किया, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये भाजपा के द्वारा लगाया गया एक आरोप है। तमाम जैसे आरोप निराधार साबित होते हैं, आने वाले समय में ये भी निराधार साबित होगा।